चलिए, हम देख रहे हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कल आपने देखा था पेयर प्रोडक्शन के बारे में, एनिहिलेशन के बारे में, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में, सारी चार्ज के बारे में हम लोग उसका बेसिक जो जानकारियाँ थी वो हासिल कर लिए। ठीक, अब इसी चार्ज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम इस चार्ज का सॉइल बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं। ठीक, और उसका नाम है आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताने का कोशिश किया इस चार्ज के अंदर पे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो ये बता दिया था कि पॉजिटिव, अगर सेम चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो आपस में क्या करते हैं, वो रिपल करता है। अगर अपोजिट चार्ज हो, यानी कि अनलाइक चार्ज हो, तो वो अट्रैक्शन करता है। उसी बात को कूलम्ब्स ने आगे क्या बढ़ाया, आखिर में प्लस प्लस चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो कितनी फोर्स के साथ में रिपेल करेगा? समझ में आ रहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन तो ये नहीं बताया था ना, वो तो बताया था केवल कि सेम चार्ज होने से रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज करने से अट्रैक्शन होता है। तो कूलम्ब्स ने उसी चार्ज को बताया यहाँ पे कि कितनी फोर्स से वो अट्रैक्शन करेगी और कितनी फोर्स से वो रिपल्सन करेगी। समझ में आ गया? इसीलिए चार्ज का आत्मा कहा जाता है किसको? कूलम्ब्स का नियम को। क्लियर? कूलम्ब्स ने इस चार्ज के बारे में कुछ फैक्ट भी बताए, जो यहाँ पे 4-5 पॉइंट है जो आपके सामने हमने लिख दिए हैं। समझ में आ गया? उन्होंने चार्ज के बारे में क्या कहा उसको पहले समझिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज बॉडी। इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो फोर्स कहाँ पर लगता है? केवल जो बॉडी चार्ज है उसी बॉडी पे लगता है। अगर बॉडी हमारा क्या है, चार्ज नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर? पहला पॉइंट। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या कहा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बोथ द चार्ज आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे लगने वाला दोनों चार्ज क्या होता है? एक दूसरे का हमेशा अपोजिट होता है, चाहे वो लाइक हो या अनलाइक हो। देख लीजिए, मान के चलिए आपके पास में प्लस चार्ज है और ये भी क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो सेम चार्ज क्या करती है? रिपेल करती है। तो ये चार्ज इस डायरेक्शन पे जाएगी, ये चार्ज इस डायरेक्शन पे जाएगी। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ। यस सर। है या नहीं? है। आगे ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? प्लस। ये चार्ज क्या है आपका? माइनस। ये किधर? इस ओर अट्रैक्ट होगा और ये चार्ज इस ओर अट्रैक्ट होगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं? है कि नहीं है? यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी बोथ दी चार्ज आर अपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे से उसका डायरेक्शन क्या होता है? उल्टा होता है, अपोजिट होता है। चाहे हम सेम चार्ज लें या अपोजिट चार्ज लें, दोनों केस पे उसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। आपके सामने दिख रहा है ना, ये इधर लग रहा है तो ये वाला इधर, जबकि ये रिपल्सन की कहानी है और ये अट्रैक्शन की, तब भी फोर्स की डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। ये बातें उन्होंने कहा। बात पकड़ में आया? यस सर। तीसरा पॉइंट क्या कहा? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्स आर सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमारा सेम होगा। इसका जितना मैग्नीट्यूड उतना ही मैग्नीट्यूड इसका। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जितनी फोर्स से इधर जा रहा है उतनी फोर्स से ये भी इधर जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ये चार्ज जितनी फोर्स से इधर अट्रैक्ट हो रहा है उतनी फोर्स से ये भी चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है, सेम होने वाला है। क्लियर? ये बात उन्होंने तीसरा पॉइंट पे कहा। फोर्थ पॉइंट पे क्या कहा गया उसको ध्यान से देखिएगा। एबव 3 पॉइंट, ऊपर का तीनों पॉइंट, एबव 3 पॉइंट कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये ऊपर का तीनों बातें हमको क्या सिखाता है? कि इसमें एक्शन है और रिएक्शन भी है। आपको दिखाई दे रहे हैं ना? यस सर। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उल्टा भी कर रहे हैं। एक्शन, एक एक्शन कर रहा है तो दूसरा रिएक्शन कर रहा है। समझ पा रही है ना? यस सर। पांचवा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी दो चार्जेस के बीच में, वो हमेशा क्या होगा? लाइन जॉइनिंग होगा।
लाइन ज्वाइनिंग का क्या मतलब है उसको भी समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, चार्ज कुछ भी हो, यहाँ पे सिर्फ हम समझ रहे हैं, ठीक। अगर इसका फोर्स इधर लग रहा है तो इसका लाइन ज्वाइनिंग आप इसको करा दीजिए, तो इधर लगने वाला फोर्स इधर ही लगेगा हमेशा लाइन ज्वाइनिंग में। और एक चीज देखिए कि ये फोर्स है और ये भी क्या है आपका फोर्स, तो ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर कभी नहीं लगेगा, हमेशा किधर लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग में। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब समझ में आ रहा है? देखिए यहां से इसको क्या किया, ये लाइन ज्वाइन किया, इस तरह से फोर्स कभी भी नहीं लगेगी कि ये ऊपर गया और ये नीचे गया। समझ में आ गया? हमेशा फोर्स कहां पे लगेगी, इसका लाइन ज्वाइनिंग में। मान के चलिए कि हमने एक फोर्स, एक चार्ज यहां पे रखा, ठीक, एक चार्ज यहां पे रख दिया, तो ये दोनों का लाइन ज्वाइनिंग क्या हो गया, ये होगा कि नहीं होगा लाइन ज्वाइनिंग? तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स इधर और इधर, यहाँ पे लगने वाला फोर्स इधर लगेगा। या अट्रैक्शन की बात करें तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग में। यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। दो चार्ज का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के डायरेक्शन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ में आ गया? देख रहे हैं ये इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप इसको लाइन कैसे ज्वाइन करेंगे, लाइन ज्वाइन कर सकते हैं क्या, इसको नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लगने वाला फोर्स लाइन ज्वाइनिंग इधर ऐसा हो सकता है, तो इस डायरेक्शन पे आपका इधर फोर्स लग सकता है, इधर या इधर या इधर, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग में फोर्स लगता है। समझ में आ गया? अगर ये लाइन ज्वाइनिंग में फोर्स लगता है तो इस फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। जो फोर्स हमेशा कहां पे लगती हो, लाइन ज्वाइनिंग में लगती हो, वो फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एबव पॉइंट कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज सेंट्रल फोर्स। ऊपर का पॉइंट हमको क्या बताया कि ये किस प्रकार का फोर्स है, लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है, और लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होने की वजह से इस फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं। याद रखना, समझ में आया? 7 पॉइंट में आइए, दिस लॉ मैच टू दी ग्रेविटेशनल लॉ, जो न्यूटन ने दे के रखा था। ये नियम किस नियम से मैच कर गया, ग्रेविटेशनल लॉ से। यही तो आपने सीखा था ग्रेविटेशनल लॉ में, बताइए, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सीखे थे कि नहीं सीखे थे? ये सिर्फ किस में डिपेंड कर रहा था, मास पे, और ये किस पे डिपेंड करेगा, आपका चार्ज पे। यहाँ पे कांस्टेंट आपका जी था, कूलम में कांस्टेंट दूसरा चीज आने वाली थी। m1 m2 की जगह में क्या आने वाला है, चार्ज आने वाला है। बात समझ में आया? डाउट है? तो ये था आपका कूलम्स लॉ का कुछ फैक्ट जो बताता है कि चार्ज हमारा किस तरह से काम करेंगे। क्लियर? डाउट है किसी को यहाँ पे पूछने में? चलिए अब हम चलेंगे इसका मैथमेटिकल कंक्लूजन की ओर। इसी के आधार पे मैथ उन्होंने एक रिलेशन दिया कि जब हम दो चार्ज को रखें तो कितनी फोर्स से वो अट्रैक्शन करेगा और कितनी फोर्स से रिपल्सन करेगा। ठीक, कूलम्स लॉ, यही चीज आपको एग्जाम में लिखना है, ये वाला जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या समझते हैं आप, विद्युत। जैसे कि हम लोग का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच में लगने वाला है, किसके किसके बीच में, बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज, बिटवीन टू स्टैटिक्स क्यों लिखें,
क्योंकि चार्ज हमारा यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको कहते हैं जब चार्ज मूव ना करे। तो स्टैटिक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज हम लेंगे वो मूव नहीं करेगा, इसीलिए लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक्स पॉइंट चार्ज। स्टैटिक्स पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to their product and inversely proportional to the square of distance between them हो गया। ये क्या बोल रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच पे लगने वाला फोर्स उसकी प्रोडक्शन के बराबर होता है। प्रोडक्ट के बराबर होता है का मतलब क्या होता है? मल्टीपल के बराबर होता है। समझ में आ गया? समझिएगा इधर थोड़ा सा कि मान के चलिए आपने यहाँ पे एक चार्ज लिया, ठीक, इस चार्ज को हम क्या मान लेते हैं? 2 कूलम। यहाँ भी आपने एक चार्ज लिया, यहाँ भी क्या लग लिए? 2 कूलम। मान के चलिए इस दोनों के बीच में रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, फोर्स ही तो लगेगा। अट्रैक्शन में भी फोर्स लगेगा और रिपल्सन में भी फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? तो कूलम्स ने क्या कहा कि ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 2 कूलम इंटू 2 कूलम इक्वल टू 4 कूलम के बराबर फोर्स लगेगा। बात समझ में आया? अगर मान के चलो कि इसका चार्ज हम 2 कूलम ले लेते हैं और इसका चार्ज हम क्या ले लेते हैं? 4 कूलम। अभी आप क्या सोच रहे होंगे कि इसका चार्ज को हमने क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया क्या? तो यहाँ पे कितना पड़ने वाला है आपका? कितना होगा यहाँ पे चार्ज? अगर आप इसको निकालना चाहें तो ये दोनों को क्या करना होगा? हमको मल्टीपल करना होगा। जबकि यहाँ कितना लग रहा था आपका? 4, तो यहाँ पे अभी कितना लगने वाला? 8 कूलम का फोर्स लगने वाला है। समझ में आया? ये उन्होंने कहा। और आगे क्या कहा? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि यहाँ का दूरी मान के चलिए क्या मान लेते हैं? r। अगर ये दूरी को आप घटा देते हैं तो वहां का फोर्स 2 गुना रफ्तार से बढ़ जाएगा। अगर दूरी को बढ़ा देंगे तो 2 गुना रफ्तार से घट भी जाएगा। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और ये सारी बातें किससे मैच कर गया था? आपका ग्रेविटेशनल लॉ से। इसीलिए कूलम्स ने उसी लॉ को यहाँ पे आधार माना। क्लियर? डाउट है? तो इसी के आधार पे उन्होंने क्या लिया? ये चार्ज पार्टिकल्स और ये भी क्या है? एक चार्ज पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल्स का नाम हम दे देते हैं Q1, इस चार्ज पार्टिकल्स का नाम दे देते हैं Q2। दोनों के बीच का दूरी, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का दूरी को हम क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जिस आधार से लिखा हुआ है उस आधार से देखिए क्या लिखा हुआ है? F is directly proportional to their product। किसका प्रोडक्ट? चार्ज का प्रोडक्ट। चार्ज क्या है आपके पास में? Q1 इंटू Q2 है। और आगे बोला है क्या? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना? r का स्क्वायर। क्लियर? कंबाइनिंग एबव इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें? कंबाइन कर दें, मतलब एक साथ लिख दें। ध्यान से समझिएगा। तो दोनों जगह क्या है आपका? F। तो इस दोनों F के लिए हमने F का साइन लिया। दोनों पे साइन आपका सेम है ना? यहाँ पे क्या है आपका? Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये देखिए
आगे अगर इसको बनाना चाहें तो क्या बन सकता है, एफ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, इक्वल टू, और साथ में क्या लगा सकते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने क्या डाल दिया, के के बाद में आपको क्या मिला, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे के क्या है आपका, कूलम कांस्टेंट। के यहाँ पे किसके नाम से जानेंगे, कूलम कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। हो गया? Yes, sir. अब थोड़ा सा गौर कीजिए यहाँ पे कि ये एफ हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। Yes, sir. वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसका जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो इसका मतलब अभी हम बात करें तो केवल हम क्या कैलकुलेट किए, इसका केवल मैग्नीट्यूड, केवल इसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। तो हमको इसका डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि फोर्स है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड से केवल काम नहीं चलने वाली है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसी को आगे बढ़ाते हुए ध्यान से समझिएगा, ये के क्या है आपका, कूलम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है। कोई भी कांस्टेंट हो उसका क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने के लिखा, के क्या है आपका, कूलम कांस्टेंट, तो कूलम कांस्टेंट का भी क्या होना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होता है। तो उसका फिक्स वैल्यू कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 9 × 10 पावर 9। याद रखिएगा ये पॉइंट, हर बार ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में काम देगा। ठीक, Yes, sir. अब इसका यूनिट लगा दीजिए, यहां से के को बाहर कीजिए, यहां से किसको बाहर करेंगे, के को बाहर करेंगे। के को बाहर करेंगे तो आपका एफ उधर चला जाएगा, Yes, तो sir. क्या बनेगा, हाँ, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। उसके आधार पे आप इसका ये यूनिट बैठा दीजिए, एफ आर स्क्वायर, एफ का मतलब फोर्स, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, आर स्क्वायर, आर क्या है आपका, मीटर, मीटर स्क्वायर। Yes, sir. नीचे क्या है आपका, चार्ज, चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो कूलम ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा या प्लस में, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -2। ये इसका यूनिट लग जाएगा, किसका है वैल्यू, कूलम कांस्टेंट का, 9 × 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. डाउट है? No, sir. चलिए ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट पे या एसआई सिस्टम पे के का वैल्यू, किसका वैल्यू, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन लिया जाता है। ये किसका साइन है, एप्सिलॉन का। आप याद रखेंगे ये साइन, ठीक है ना, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, आई होता है ना, इप्सिलॉन कहते हैं, EPSILON, एप्सिलॉन ना। अब फिर से बात यहाँ पे कि ये जो एप्सिलॉन है ये हमारा कितना प्रकार का होने वाला है, 3 प्रकार की होने वाली है। याद रखना, कितना प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, और वो कितना प्रकार की होती है उसको भी आप समझ लीजिए। पहला टाइप को आप एप्सिलॉन एम, एम फॉर मीडियम। अगर आपके पास में क्या हो, कोई मीडियम हो, मीडियम हो का क्या मतलब, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ज रखे हैं, Yes, sir. तो इस चार्ज, दोनों के चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ मीडियम तो होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उस मीडियम के लिए हम क्या प्रयोग करने वाले, ई एप्सिलॉन एम, एम फॉर क्या है, मीडियम। इसको पूरा नाम लिखते हैं
परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इसको क्या किसके नाम से जानते हैं? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। क्लियर? परमिटिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को डिसाइड करता है। एक बार फिर से, परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन एक ऐसा प्रॉपर्टीज है चार्ज का, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को क्या करता है? डिसाइड करता है कि घटाएंगे या बढ़ाएंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम का मतलब क्या हुआ? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अब यहाँ पे आप जो मीडियम लेना चाहते हैं, कौन सा मीडियम ले सकते हैं? दो चार्ज के बीच में पानी ले सकते हैं, ग्लिसरीन ले सकते हैं, और चाहे तो आप शरबत भी ले सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? मीडियम बनेगा उसका। समझ पा रही है? चलिए दूसरा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसको किसके नाम से जानते हैं? परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस या वैक्यूम, या वैक्यूम। याद रखिएगा, फ्री स्पेस का क्या मतलब? कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? खाली है, मतलब फ्री स्पेस है अभी। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट किसको दिखाएगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम में। जब आप किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को वैक्यूम में या फ्री स्पेस में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन के जगह में क्या लिखने वाले होंगे? एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। याद रखना ये चीज। ठीक, अगर यहाँ पे आप पानी लेते हैं, ऑयल लेते हैं, या कोई दूसरा मीडियम लेते हैं, तो आप वहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। वहां पे क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन एम लिख सकते हैं, क्योंकि आप मीडियम ले रहे हैं। बात समझ में आया? आगे हम इसको आगे जाके डिटेल करेंगे। ठीक, तीसरा जो परमिटिविटी होती है उसको कहते हैं एप्सिलॉन आर। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर कहा जाता है। इसका मतलब हुआ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं उसको भी समझ लीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। नहीं समझ में आया? आया? तो अगर ये दोनों का रेशियो को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, तो क्या आप लिख पाएंगे इसको? एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया यहां? डाउट तो नहीं है? क्लियर? इसको थोड़ा सा इधर देखिए। आपने क्या लिखा? एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम यानी कि मीडियम, एम यानी ये दोनों एक ही चीज है, आप याद रखेंगे। एप्सिलॉन एम लिखिए या केवल एप्सिलॉन लिखिए, दोनों एक ही चीज है। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम को दिखाएगा। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू आपको क्या मिला? एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। अगर यहां से आप किसको बाहर कर दें? यहां से अगर आप एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दें या एप्सिलॉन एम को बाहर कर दें। चलिए हम एप्सिलॉन एम को बाहर कर देते हैं। एप्सिलॉन एम को बाहर कर दिए तो एप्सिलॉन एम को बाहर किए तो आपको क्या मिला? एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? डाउट है? इसी एप्सिलॉन आर को के से भी कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एप्सिलॉन आर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से। ये के क्या है यहाँ पे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है इसको। अब पढ़े हैं ना डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसी का कांस्टेंट को जाना जाता है एप्सिलॉन आर, जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल के से। क्लियर? तो
तो फाइनली आपका ये देखिए कूलम्स लॉ कहां तक पहुंचा, ध्यान दीजिएगा कहां तक पहुंचा। F इक्वल टू, बताइए ये क्या है, के आपका कांस्टेंट, और ये एसआई यूनिट में किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है क्या। तो क्या आप k के जगह पे, ध्यान दीजिएगा, ये k के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल सकते हैं। तो डालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर, डाउट है। ये एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन m के नाम से भी जानते हैं, ये बता दिए हम यहाँ पे। देखिए एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m दोनों एक ही चीज है। अगर दोनों एक ही चीज है तो फिर से ये फार्मूला को क्या आप लिख सकते हैं, 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को हम लोग एप्सिलॉन m के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, एप्सिलॉन m। तो एप्सिलॉन m किसके बराबर, एप्सिलॉन r, लिख दें एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसके नाम से भी जाना जाएगा। और इसको किसके नाम से जानते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। क्यों, एप्सिलॉन R को किसके नाम से जाना गया, K के नाम से जाना गया। फिर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आपका कूलम्स का नियम है। समझ में आ गया, डाउट है। अगर आपको पूछा गया वहां पे राइट द इक्वेशन, कूलम्स इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए कूलम्स का इक्वेशन को लिखिए, तो फ्री स्पेस के लिए आप क्या प्रयोग करने वाले हैं, एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया, डाउट है तो उसका आगे भी आप लिख लीजिए। हम कहां पे लिखते हैं, इस भाग को मिटा देते हैं, ठीक। फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए क्या होने वाला है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस का मतलब एप्सिलॉन नॉट ही तो पढ़े थे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये देखिए, समझ में आया। ज्यादातर बुक में आपका एप्सिलॉन नोट दिखाई देगा। क्यों एप्सिलॉन नोट दिखाई देता है, इसका भी कारण समझ लीजिए। क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स चार्जेस के बीच में जो लगती है वो मैक्सिमम कहां पे होती है, एप्सिलॉन नोट में, यानी कि वैक्यूम पे होता है। इसीलिए ज्यादातर एप्सिलॉन नोट लिया जाता है। लेकिन जब भी आप लिखेंगे ऊपर में लिखना ना भूलेंगे, फॉर फ्री स्पेस। क्लियर, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, याद रखेंगे। एप्सिलॉन आर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, वो सिर्फ रिलेशन को दिखाता है। किसके किसके बीच का रिलेशन को दिखाता है, बताइए। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस का बीच का रेशियो को दिखाता है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। समझ में आ गया। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं वहां पे, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी हैव नो यूनिट, इसके पास में कोई भी यूनिट नहीं होता है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू आपको क्या मिला था, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही मिला था क्या। इसका क्या होता है, नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक। डाउट है। यहां पे हमने एप्सिलॉन 3 प्रकार का पढ़ा। एक एप्सिलॉन एम किसको दिखाया, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। मीडियम का क्या मतलब, दो चार्ज हमने रखा, उस दोनों चार्ज के बीच में आपने कैसा मीडियम रखा, पानी रखा, दूध रखा, ग्लिसरीन रखा, कुछ भी रखा होगा, तो उसका परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम, जैसे कि हवा के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक।
और एक था हमारा एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी दोनों का रेशियो। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे एप्सिलॉन आर को हम किसके नाम से जानते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? Yes, sir. डाउट है? No, sir. जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अब ये बहुत सारे हम लिखे ना एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर, ये वर्ड आप प्रयोग नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। ठीक? आप कैसे लिखेंगे? F is directly proportional to the Q1 Q2 and F is inversely proportional to the 1 by R square। दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या मिलने वाला है? F प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल टू देंगे, के लगाएंगे, के का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट डाल देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका वैक्यूम में फोर्स लगता है। तो फाइनली आपका क्या वैल्यू मिल जाएगा? F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक? अगर ये नहीं समझ में आता है तो इधर वाला को भी आप लिखेंगे इतना दूर, तो भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन इधर जाएंगे तो ये किसको दिखाने लगेगा? मीडियम को दिखाने लगेगा, जबकि वहां पे सिर्फ कूलम्स लॉ लिखा हुआ रहेगा। ये भी आपका है और ये भी सही है। ये किसको दिखाया? मीडियम के लिए है, और ये फ्री स्पेस के लिए है। क्लियर? चलिए, यहां पे एक वर्ड आया है आपका, क्या? एप्सिलॉन नोट, है ना? इस एप्सिलॉन नोट का क्या वैल्यू होगा? जल्दी बताइए। 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, 11, 13, 14, क्या? 10 पावर माइनस 12, 10 पावर माइनस 12। क्लियर? यूनिट क्या पढ़ने वाली है इसका? जल्दी बताइए। यूनिट ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट निकालने का तरीका, ठीक ना? आपने क्या लिखा था? F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये लिख चुके थे। एप्सिलॉन नोट को बाहर किए, एप्सिलॉन नोट को हम बाहर किए, तो ये 4 पाई किधर आएगा? नीचे ही आएगा ना? हाँ, 4 पाई क्या है? R स्क्वायर, फिर फोर्स भी होगा, हाँ, फिर Q1 Q2 ये होगा। अब ये तो आपका डायमेंशन लेस है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होने वाला। फोर्स है, फोर्स के लिए क्या डालेंगे? न्यूटन। नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट पड़ने वाला। मतलब एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होगा? 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। क्लियर? डाउट है? ये इसका वैल्यू हुआ और ये इसका यूनिट हुआ। एक ही साथ पूछता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। साइन भी दे सकता है या डायरेक्टली पूरा नाम भी लिखा हुआ रहेगा। समझ में आया? दोनों चीजें यहाँ पे, वैल्यू और उसका यूनिट भी। ठीक? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट, जल्दी निकालिए। ये देखिए यहीं पे है ना, एप्सिलॉन नोट इक्वल टू आपको क्या मिला है? Q1 Q2 बाई 4 पाई R स्क्वायर F मिला हुआ है। 4 पाई तो आपका डायमेंशन लेस है। ऊपर में क्या है? चार्ज। चार्ज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बोलिए, चार्ज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। चार्ज इक्वल टू क्या होता है? करंट इंटू टाइम। करंट के लिए I और टाइम के लिए T, है कि नहीं? चार्ज आपका यहाँ पे 2 टाइम है कि नहीं है? तो इस चार्ज के लिए क्या आप लिख सकते हैं? करंट इंटू टाइम। करंट के लिए क्या हुआ? I और टाइम के लिए T।
तो इसके लिए भी यही होने वाला है, तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर कर दें। नहीं समझ में आया? आया? डाउट है? इसको हम मतलब ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। आगे हम बढ़ेंगे तो करेंगे, ठीक। बाई 4 पाई डायमेंशनलेस है। आर स्क्वायर क्या है आपका? एल स्क्वायर, फिर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस 2। क्लियर? आगे ध्यान दीजिए, क्या होगा? आई स्क्वायर टी स्क्वायर होगा बाई एल स्क्वायर इंटू एम एल टी माइनस 2। सॉल्व कीजिए। कटेगा कुछ? क्या कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। कटेगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं। एम हमारा क्या है? नीचे। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि एम नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम माइनस 1। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एल एक टाइम और यहाँ पे एल कितना टाइम? 2 टाइम। दोनों को मिलाएंगे तो 3 टाइम। नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि एल माइनस 3। फिर आप किस में आएंगे? हम लोग टी में आएंगे। टी आपका नीचे माइनस में है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस, और ऊपर में फिर 2 है, तो कितना हो गया? 4। नहीं समझ में आया? आया। तो टी कितना हो गया? 4 और आई कितना हो गया? 2। ये है क्या? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। साइंटिस्ट ने जब स्पीड ऑफ क्या कैलकुलेट किया? लाइट कैलकुलेट किया। स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया तो उन्होंने इसी का वैल्यू का सहारा लिया गया। समझ में आ गया? इसी का वैल्यू का सहारा लिया गया। अब लाइट आपका कैसा प्रॉपर्टी शो करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब उसमें आपका इलेक्ट्रिक भी होगा और मैग्नेटिक भी होगा। तो इलेक्ट्रिक के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? एप्सिलॉन नॉट का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ रहे हैं ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वैल्यू हमने वहां पे रखा, और हमको किसका वैल्यू रखना होगा? मैग्नेटिक का भी वैल्यू रखना होगा, तभी हम उसका स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आ गया? उन्होंने इस तरह से एक रिलेशन बना दिया। सी क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसमें दोनों का वैल्यू आप रख दीजिए, आपको कितना वैल्यू आ जाएगा? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ उसको भी ध्यान दीजिएगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ के रखा, ये किसके लिए था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था या नहीं था? ध्यान समझिएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना? यस सर। तो इसके लिए था। ये म्यू नॉट, ये भी क्या है आपका? ध्यान दीजिएगा, वर्ड में क्या लिखा हुआ है? परमिटिविटी। इधर क्या लिखा हुआ? परमेबिलिटी। ठीक, उधर परमेबिलिटी, इधर परमेबिलिटी, मतलब परमिटिविटी, इधर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये प्रयोग होगा। जब तक आप इलेक्ट्रिक का नाम लेंगे तब कांस्टेंट के रूप में क्या डाला जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही इलेक्ट्रिक से कहां घुस जाएंगे? मैग्नेट में, तो क्या यूज होगा? म्यू नॉट। क्लियर? और ये म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? हम लिख भी देते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 होता है। याद रखना,
ठीक, ये दोनों वैल्यू को रख दीजिए, आपका लाइट का वैल्यू मिल जाएगा।